वरना तो 1 मिनट में समझ जाते। मैं उनकी फील्ड में बोलूँगा तो मतलब आप हो जाए ना, अभी जैसे आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग काफ़ी अरसे से करते आए हैं, मैं आपको अभी कोई अक्लमंदी झाड़ूँ तो आप 1 मिनट में नहीं समझ जाएंगे कि जैसे हमारी फील्ड में तो गूगल ही चलती नहीं है, वो 1 मिनट में समझ जाएगा दूसरा आप कितने पानी में। 1 मिनट ज़्यादा कह रहा हूँ, 30 सेकेंड। मैंने खैर जावा ही बोलता रहा, कुछ भी सवाल पूछते थे मुझसे, मैं डिज़ाइन पैटर्न बोलता था या जावा बोलता था, इसके अलावा मैंने बोल के नहीं दिया, कुछ भी कर ले। मैंने कहा मारेंगे पकड़ के, मैं जवाब नहीं दूंगा। इधर बच गई, वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, फिर हमने इधर से काम शुरू किया। फिर 99 आ गया, हमें सॉफ्टवेयर भी थोड़े से बिकना शुरू हुए, ज़्यादातर प्रोसेस में थे। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर के हमारे पास, मैंने एक प्रोटोकॉल लिखी, एक इंटरनेट कंटेंट एक्सचेंज वहाँ पे उस ज़माने, आइस और OFX, उन दोनों का मैंने ना जावा में इम्प्लीमेंटेशन की। और क्या कहते हैं, ज़्यादातर पैसे तो मेरे पाकिस्तान आने के बाद आए उस कंपनी में, मगर मेरे ज़माने में मुझे याद नहीं है सही तरह, मगर हमारे पास वी आर डूइंग वेरी। अमेरिका में है, पाकिस्तान आ गए? अभी नहीं आया, अमेरिका में 99 है, मैं अमेरिका में ही हूँ। वी आर डूइंग वेल। और मैंने सोचा कि यार ज़या यार तो तू सबसे बड़ा झूठा है। अच्छा, झूठ वो खतरनाक नहीं होता जो दूसरों को बोला जाए, सबसे बड़ा झूठा आदमी वो होता है जो अपने आप से झूठ बोले। और हम पाकिस्तानी इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। अभी आप किसी पाकिस्तानी को मिले ना, अभी आप पुलिस वाले को सड़क पे रोकें, अच्छा मैं दसी हूँ पुलिस वाले, मैं हर एक से इंटरव्यू करता हूँ, वो आपको सड़क पे रोकेगा, पहले इस्लाम का लेक्चर देगा और आखिरी जुमले में 30 रुपये मांगेगा। और खुदाई के साथ अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, मेरा मुंह काला, ये हम हैं। और इस वजह से मुसलमानों की ये हालत है। शुरू कहाँ से करते हैं? अल्लाह से, और ख़त्म जिस जगह पे करते हैं ना, उससे अपने आप से शर्म आया आदमी को। तो मैं कहाँ पे था रेहान भाई? 99 में मेरे दोस्त थे, उस वक्त कंपनी में पैसे भी थे मेरे, कम थे, मेरे आने के बाद ज़्यादा आए कंपनी में, जेनोसिस में। मैं अगर जिस दिन मैंने सोचा कि यार मैं तो या तो बुलशिटर हूँ, तो भाई फिर ग्रीन कार्ड ही ले लेता, किसी गोरी से शादी कर लेता, कुछ कर लेता। जब मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान के लिए करना है तो ठीक है, अब नहीं उतना कर पाया जितना कर पाया, तो अब टाइम है, गो बैक। अच्छा, पाकिस्तानी को आपको पता है ना, मैंने आपको पहले इमिग्रेशन वाली बात बताई थी, अगर आपने को अमेरिका में मिल जाए ना पाकिस्तानी, आपसे दूसरा टेढ़ी अल्फाज में बात करें ना, मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, 1 मिनट में आपके पाँव भी आन के छू के ना आपको खाना भी खिलाएगा, आपसे माफिया भी मांगेगा, आप उससे कहना कि यार मेरे जूते चाटो, जूते भी चाटेगा। उससे कहते ना भाई यार मेरे से पंगा किया ना, मेरी गर्लफ्रेंड इमिग्रेशन में है, खुमटा लगवा के ना सीधा लालू खेत में लैंड करवाऊंगा। उसके बाद आप कहें जरा जूते चाट मेरे, अगर नहीं चाटे ना, जो चोर की सजा मेरी सजा, करके देखना। पाकिस्तानी इतना डरता है पाकिस्तान आने से, आप उसे कोई भी जड़ी करा देना, आप उसे कहते हैं मैं माफिया हूं, वो नहीं डरेगा। इतनी तड़ी सिर्फ 2 लोगों की मैंने आज तक देखी है, या तो अमेरिकन इमिग्रेशन या कराची में MKM की, थोड़े दिनों पहले तक, जब तक राहिल शरीफ नहीं आए तब, शायद वापस आ जाए। इसके अलावा मैंने कभी किसी की इतनी तड़ी नहीं देखी। अच्छा, तो तड़ी का लफ्ज़ अगर हमारी खवातीन देख रही हैं तो वो नहीं समझेंगे, मगर मेरे जो पाकिस्तानी लड़के हैं वो सारे समझ रहे हो मैं किस बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो जब तक उसके अलावा, तड़ी के अलावा कोई उसका लफ्ज़ ही नहीं है जो पूरी बात समझाने के लिए कि क्या बात हो रही है। अच्छा, अब मेरे जब लैंड किया पाकिस्तान, मेरी जेब में 300 डॉलर था। एयरपोर्ट पे मेरे वालिद साहब लेने नहीं आए, तो मैं घबरा गया, मैं कि यार पता नहीं, मगर मैंने पूछा नहीं वालदा से, ड्राइवर था, वालदा थी। अच्छा, नॉर्मली हमारे पास ड्राइवर भी नहीं होता था, मेरा अब्बा मिल गया, ड्राइवर कहाँ रखेंगे, तो मैं वालिद नहीं आया। मैं कि यार 3-4 दिन पहले तो मेरी बात हुई है उनसे, हमें डर के मारे सवाल ही नहीं पूछा। मगर अच्छा, इससे ज़रा सा पहले जाना पड़ेगा। मैं जब अमेरिका जा रहा था, मेरी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं, और वैसे भी गोरों से हम डरते हैं पाकिस्तानी, कुछ भी कहें वो अलग बात है, तो मैं जाते हुए तो डर रहा था, मगर खुदा की कसम मैं पाकिस्तान वापस आते हुए उससे 10 गुना ज़्यादा डर रहा था।
मेरा जब जहाज़ मलीर के ऊपर आया ना, मैंने जो सीन देखा तो मुझे अच्छा लगा। मुझे तो पाकिस्तान देखने की आदत ही नहीं थी, मैं तो सिर्फ 10 दिन के लिए आया था पाकिस्तान, 10-15 दिन के लिए। मुझे ऐसा लगा कि मैं युगंडा या इथोपिया या कहाँ आ गया हूँ। तो अच्छा, अब खैर 99 मैं जहाज़ पे, जब मरीर पे मेरा जहाज़, मैंने कहा यार ये क्या मुल्क है यार। तो आप अभी भी मलीर के ऊपर आए ना, फिर आपको पता लगे एक ढंडार साहब तू लोड रही, पता नहीं क्या है यार, ये क्या मुल्क है यार। जबकि मैं साइनो वाला पाकिस्तानी, मैं ये नहीं बना, मैं कोई, आपने मेरी प्रोनाउंसिएशन वगैरह, मैं कोई अमेरिकन नहीं बन गया था, मगर मुझे इतनी बुरी हालत और मेरा अकल भी नहीं इतनी बड़ी थी जो मैं देख के ये समझता भाई एक आदमी ने देखा ही अगर ढंडार हो तो उसको क्या पता कि क्या ढंडार है। हम तो, जब मैं पाकिस्तान गया हूँ 87 में, मैं ऐसी बात सुन के किसी को थप्पड़ रसीद नहीं करता था जो मुझे कहे कि शारे फैसल एशिया की सबसे बड़ी सड़क है। अब मुझे कोई कह रहा है थप्पड़ दूंगा मैं उसको। उस जमाने में मैं मानता था ये। आप में से ज़्यादा तो 87 वाले नहीं होंगे, मगर 87 में ये कराची में प्रिवेलेंट थॉट थी, क्योंकि 3-3 वाली बनी थी ना, यही थी जो अभी है। तो हम समझते थे कि एशिया की ये सबसे बड़ी सड़क है, और हबीब बैंक प्लाजा एशिया की सबसे बड़ी इमारत है। मगर अब शुक्र है इतने लोग दुबई जा चुके हैं, 87 वाली सूरत हाल नहीं रही, तो अब ये चलेगी नहीं। मगर हमारे पॉलिटिशियन इस टाइप की बकवास अभी भी कर जाते हैं अक्सर, क्योंकि वो गांव के लोगों को टारगेट कर रहे थे ना, तो वहाँ कुछ भी कह दो, बड़ा तरीके कर रहा है जी, बहुत टैलेंट बहुत है जी, इस टाइप की बातें ना, बकवास। अच्छा खैर, तो मैं लैंड किया, मेरे वाले साहब आए नहीं थे मुझे लेना। घर पहुंचा मैं, तो अम्मी ने बताया कि अब्बा की एक्सीडेंट हो गया था, पाँव टूट गया। अच्छा, आपको मेजर नहीं थ्रेट था, मगर प्लास्टर लगा हुआ था, अबू जमीन बैठे हुए थे, बिस्तर पे बैठे हुए। खैर मैंने शुक्र अदा किया, मैं तो सोच रहा था, मैं तो बहुत सोच लिया था, पूछा नहीं। आपको पता है ऐसे मौके पे पूछता नहीं आदमी, डर के मारे कि सवाल पूछेगा तो कोई गलत जवाब ना मिल जाए, तो मैंने डर के मारे पूछा ही नहीं। मगर जब पहुंचा तो अम्मी ने मुझे बताया कि यार अब्बा का एक्सीडेंट हुआ। मैं अब सुलझा होने के बजाय मैंने 10 दफ़ा अल्लाह का शुक्र अदा किया कि टांग ही टूटी है ना, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। अम्मी, बल्कि कहा भी अम्मी ने कि यार तुम कह रहे हो ठीक हो जाएगी, तुम पे कोई असर ही नहीं हुआ। अब मैं उनको क्या बताता कि मैं कुछ और समझ लिया था, क्योंकि वो उस टाइप के आदमी नहीं थे फौजी के एयरपोर्ट लेने ना आए। तो मैंने तो बहुत शुक्र किया। खैर अब मेरी जेब में कोई पैसे तो थे नहीं, मेरे $300 ही थे, मैं $300 निकाले। अब मुझे बताइए, 5 डिग्री वाला बेटा अमेरिका से आ रहा है, उसकी जेब में $300 हो, तो कोई, अगर मैं कहता किसी को मानता कोई, वो कहता साला एक नंबर कंजूस है या पागल है, या मतलब कोई मानता नहीं बात। मैं, मेरे जेब में $300 डालते। अब मैं ये भी नहीं काम को कि क्या, मैंने कमी तरह से रखिएगा ये। अच्छा, अम्मी ने कुछ डॉलर का तो पता ही नहीं था अम्मी को, अम्मी ने चुपचाप ना, क्योंकि उस वक्त जरूरत भी थी, रख लिया। अब मेरे पास वो भी नहीं, मैं तो जेब में जितने थे मैंने जात डाल के निकाल के दे दी। अब अच्छा, मैं प्रेशर में तो था कि भाई 12 साल हो गए, 12 साल बाद वापस आया हूँ। मैंने कहा यार अब कुछ करते हैं, क्या करते हैं, हम क्या करें। मैंने अपना, मेरे पास तो एक कॉम्पैक्ट का लैपटॉप था और तो कुछ था नहीं। मैंने कभी कोई कपड़े वपड़े भी नहीं खरीदे, मैं अमेरिका में कभी घूमा भी नहीं, एक बार ग्रैंड कैनियन देखा था, कभी मैं तो कुछ अब क्या करूं। मैंने कहा यार कुछ करते हैं कुछ। मैंने फ्लॉपी में अपने रेज़्यूमे कॉपी किया, जेब में डाला। फ्लॉपी होती थी उस ज़माने में 1.4 इंच वाली, तो फ्लॉपी में जेब में डाला। मैं शाहीन पे रहता हूँ, शाहीन से निकला, इधर निकला फेडरेशन, क्योंकि तो मेरे पास रिक्शे के पैसे नहीं थे। मैंने करते करते फेडरेशन हाउस में पहुंचा, सामने लिखा हुआ था एपिट। यार ये फेडरेशन हाउस में एपिट क्या है, उस पर एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी वो मलेशियन। मैं ऊपर चला गया, ऊपर जाके अल्लाह का शुक्र है कॉन्फिडेंस हमेशा से है। मैंने कहा कि भाई मेरे डायरेक्टर से मिलना। अब मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, बड़े शरीफ से आदमी थे, उन्होंने बुला लिया। मैंने कहा सर मैं अमेरिका से आया हूँ, मेरे पास कह रहे हैं रेज़्यूमे दिखाएं। मैंने कहा सर वो फ्लॉपी पे है। अब मैं फ्लॉपी देखी तो इतनी देर में मेरी जेब में थी, वो चिड़ी मुड़ गई।
मैंने कहा सर मैं आपको, अब मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ कैसे दूँ उनको, क्योंकि घर पे तो इंटरनेट नहीं, मुझे यहाँ पे तो वो 14.4 का वो, और मैंने वो लिया भी नहीं था, मुझे तो पता भी नहीं था कहाँ से लेते हैं। खैर मैंने कहा सर मैं कोशिश करता हूँ उसको, मैंने सीधी विधि करके ना उनके फ्लॉपी में लगा के वो चल गई कॉपी, किसी तरह एक ही दफ़ा कॉपी हुई, वो उसके बाद ख़त्म। वो आप फ्लॉपियाँ में जिन्होंने इस्तेमाल किया उनको पता है यह मामला है। खैर उनके पास रेजमे पहुँच गया, उन्होंने कहा जी मिलकर बड़ी खुशी हुई। ठीक है, मैं मतलब भीख तो मांगने से रहा था कि जी नौकरी कहने क्या करेंगे आप। मैंने कहा सर मैं जावा पढ़ा सकता हूँ बहुत अच्छी। उन्होंने कहा सर ठीक है बताता हूँ आपको, मगर मुझे लगा कि कोई इंटरेस्टेड नहीं है। मैं घर आ गया, जैसे ही घर पहुँचा तो फ़ोन आ गया उनका कि सर वापस आ जाए। मैं उनको क्या कहता कि भाई मैं पैदल चल के आया थी दूर, अब आपके पास फिर मैं वापस, मैं तो थक गया हूँ बहुत, इतना भी दूर नहीं था मगर मतलब 1-2 मील तो है। तो मैं खैर फिर वापस चल के सूट वूट पूरा पहना हुआ, मतलब जाहिर तो मैं, और अभी भी अल्लाह का शुक्र है मैं दिल से समझता हूँ कि मैं कराची का कि बल्कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पैसे वाला आदमी हूँ, और मैं हूँ भी। वो इसलिए नहीं कि हैं पैसे, इसलिए कि मैं खर्च कर सकता हूँ, दूसरे लोगों में जेब से निकलते नहीं है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास पैसे कितने हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं अरबपति की सेठों के साथ भी बैठा हूँ तो हमेशा मैंने ही खाना खिलाया। तो क्या कहते हैं ये, और कि मैं सब बच्चों को कह, दिल से अमीर होना चाहिए, बटवे से आज तक कोई अमीर नहीं हुआ। तो खैर अब मैं, उन्होंने मुझे एपेट में इंस्ट्रक्टर रख लिया, हमने जावा का कोर्स लॉन्च किया, 40,000 का कोर्स था और 2 महीने का कोर्स था, और 40-50 लोग आ गए उसमें। उनकी मार्केटिंग थी, मुझे नहीं पता कैसे मार्केटिंग की होगी। भाई अमेरिका से बंदा आया है, इतना क्वालिफाइड बंदा है, 30-40 तो मिल ही गए, स्टूडेंट आ ही गए। फिर क्या कहते हैं, मुझे अब याद नहीं कितने पैसे दे रहे थे, मगर मेरा मतलब पैसे का प्रॉब्लम हल हो गया। अल्लाह मियाँ ने इमीडिएटली अगले दिन ही, 1 महीना थोड़ा टफ गुजरा क्योंकि हम कैश मांगने तो जरा था ना कि यार कुछ एडवांस दे दे भाई तो कहते यार अमेरिका से आए, चले के पास टैक्सी के भी पैसे नहीं है, तो मैं वॉक करके चला जाता था, पढ़ा देता था। तो उसके बाद मगर मुझे याद पहला पेचेक मुझे 40,000 का मिला, मेरा शेयर था उसमें, 60-40 की एग्रीमेंट था या क्या था मुझे अब याद नहीं है, या अवली दे रहे थे मुझे अब याद नहीं है, मतलब मुझे 30-40 हज़ार रुपये मिल गए। मैं इंटरेस्टेड भी नहीं था कि क्या कर रहे हूँ, तो मेरा तो आगे थोड़ा सा गुजारा चले। तो फिर क्या हुआ कि मैं जब अमेरिका में था, एक कंपनी इस वक्त माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत बड़ी हो गई है, TPS के नाम से। TPS के जो दोनों ओनर थे, उस जमाने बहुत ही छोटी कंपनी थी कि 2 ही आदमी की कंपनी थी या 4 आदमी की कंपनी थी, मुझे इतना नहीं पता। वो कराची वो आए थे वहाँ पे अमेरिका जब मैं बेरिया में था, तो वो मुझसे मिले थे कहीं पाकिस्तानी फोरम वगैरह पे कहीं। तो उन्होंने मुझे कहा था कि यार हमारे बंदों को ट्रेन कर दो जावा में। मैंने कहा यार मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, फिर देखते हैं। तो जब मैं आया तो मैंने वायदा जो किया था, मैंने उनको कॉल की कि यार मैं आ गया हूँ। तो उन्होंने मुझे बुला लिया, उनका बिजनेस एवेन्यू में ऑफिस था, 6-7 फ्लोर पे या कहीं 13 पे या ऐसा कुछ था। बिजनेस एवेन्यू में उनका ऑफिस था शरफ फैसल पे। तो मैं चला गया, तो उन्होंने कहा सर हमारे बंदों को ट्रेन करते हैं तो आप कितने पैसे लेंगे। अल्लाह का शुक्र है कभी लालच, इतनी पैसे हमेशा नहीं लिया है, मगर मैंने आपको पहले ही कह दिया मैं पाकिस्तान का सबसे पैसे वाला आदमी हूँ। तो मैंने कहा सर वो पैसे की, मैंने कहा सर जो मेरा रेट है मैं आपको चार्ज करूँगा, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और तो फिर आप पढ़ेंगे नहीं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देता हूँ आपको। तो आज उनको कुछ समझ में नहीं आई, मुझे यूँ करके देखा, सोच समझे कि बहानेबाजी कर रहा है नहीं पढ़ाने की, या रेट बढ़ा रहा है। पाकिस्तान में तो लोग यही समझते हैं। तो खैर वो मगर 5 मिनट बाद, अच्छे बंदे थे बहुत, देवर फाउंडर्स ऑफ TPS। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या चाहिए। मैंने कहा यार ये करो कि यार अपना जो लॉबी है, अच्छा उस ज़माने में वो एक ही कंपनी थी या 2 कंपनी की, मुझे उनका मैंने याद नहीं रहा, मुझे पीछे वाला, मगर 1-2 से ज़्यादा 2 कमरों की होगी, एक लॉबी थी, एक पीछे कमरा था। तो मैंने कहा यार ये संडे के दिन मैं पढ़ाऊँगा, तो आप मुझे ये संडे को ना ये लॉबी दे दें। कहने यार वो तो ऑफिस तो अंदर बंद होता है। मैंने कहा यार वो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले सकता, मेरे पास लैपटॉप है अपना कॉम्पैक्ट का, इतना बड़ा मोटू वाला लैपटॉप है, मैं उसको पढ़ा दूंगा। अपना ऑफिस मत खोलिएगा, क्योंकि कुछ चोरी वोरी हो गया तो एज ए टीचर मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा, तो मैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप वो बंद रखें, वो लॉबी खोलें, यहाँ पे एक कंप्यूटर है मैं उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। और मैंने कहा एक रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे एक दोस्त होते थे जो आपके भी दोस्त हैं, बाबर यासीन,
उनके यहाँ भाई थे डॉक्टर आसिफ, मैंने कहा एक दो स्टूडेंट्स को मैं अपने दोस्तों को भी उसमें बिठा लूँ तो आपको कोई इतराज़ है? उन्होंने कहा नहीं हमें कोई इतराज़ नहीं। तो मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया, पैसे वैसे कोई थी नहीं। थोड़े दिनों बाद वहाँ पे हम थोड़े से ज़्यादा हो गए तो हम ना अनम एम्पायर वो बिजनेस एवेन्यू की सीढ़ियों पे आके पढ़ाते थे। मैं सीढ़ियों ऊपर खड़ा रहता था और वहाँ पे सारे बच्चे यूँ करके, बच्चे क्या थे, बड़ी उम्र ही थी कई, उसमें से यूँ करके बैठ जाते थे सीढ़ियों पे, तो हम वहीं पढ़ लेते थे। फिर अजीबोगरीब बात हुई, ये पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, इंजीनियरिंग काउंसिल के किसी साहब का मुझे फ़ोन आया कि सर वो आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं इंजीनियरिंग काउंसिल में, हमारा कोई सेमिनार वगैरह है। अच्छा मेरा काम तो जॉब वाला है, रेहान भाई पैगाम पहुँचाना। मैंने कहा जहाँ आपने बुलाया मैं फ़ौरन, जहाँ भी कोई बुलाएगा मैं तो पहुँचूँगा। तो मैंने कहा आ जाऊँगा। तो प्रेस्टन यूनिवर्सिटी के ऊपर उनका शायद ऑडिटोरियम था, वहाँ पे आज जहाँ पे आग लगी है उसके सामने, होटल के सामने वाला मामला है, तो वो वहाँ मैं चला गया, वहाँ प्रेजेंटेशन दी मेरी। तो जब प्रेजेंटेशन ख़त्म हुई तो एक बड़े उम्र के साहब आए, कहने लगे, चाय में पी रहा था तो मुझसे कहने लगे कि यार मैं बनने वाला हूँ। एग्जैक्ट बता रहा हूँ कैसे ही। मैं उनकी तरफ देखा, मेरा दिमाग, मतलब मैं जावा वगैरह की प्रेजेंटेशन दे के उतरा हुआ, मेरा दिमाग तो उसमें चल रहा। मगर हमारे अल्लाह का शुक्र है मैं बुजुर्गों की थोड़ी सी इज्जत करना जानता हूँ। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा हम सभी मरने वाले हैं, तो इसमें तो कोई ख़ास बात नहीं है। कहने नहीं मैं वाकई मरने वाला हूँ, आई एम वेरी सिक। मैंने कहा नहीं सर इंशाल्लाह दुआ। कहने नहीं मैं आपको कहीं ले जाना चाहता हूँ कल। जब मुझे लगा कि यार ये बंदा सही है और आई हैव नथिंग टू लूज, मैं तो वैसे ही, मैं बता तारिक बिन ज़ियाद वाली फिलोसफी है, मैं चलें कहाँ चलें, चलो ना, मुझे बताया नहीं कि कहाँ चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, कहलेंगे मैं आपको सुबह पिक कर लूँ, कहाँ रहते हैं आप? मैंने उनको जगह बता दी, मैं आपको सुबह पिक कर लूँगा 9 बजे, चले मेरे साथ? मैंने कहा चलेंगे। वो आ गए सुबह 9 बजे। मेरे घर वाले कह रहे हैं यार पागल हो गया भाई, ये पाकिस्तान में अगवा हो जाता है, ये सारे अमेरिका के ब्रिटेन को समझ रहे हैं करोड़पति आदमी है, कोई आया हुआ मुझे अगवा कर लेंगे आपको, आप जानते हैं उनको? मैंने कहा मैं नहीं जानता। मैंने कहा अम्मी कोई फिक्र ना करें आप। अच्छा मुझे पता नहीं था, थोड़ा सा मैं डरा भी, मैंने कहा यार जो होगा देखेंगे यार। फिर मैं जाकर उनकी गाड़ी में बैठ गया। वो मुझे कहने लगे रास्ते में कि यार मैं आपको सर सैयद यूनिवर्सिटी ले जा रहा हूँ, मैं उसका डोनर हूँ। जब मैंने तो सर सैयद यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं सुना कभी, मैं तो 87 का गया हुआ था, मुझे क्या पता है सर सैयद यूनिवर्सिटी कौन सी होती है, क्या यूनिवर्सिटी है? मैंने कहा पता नहीं कौन, क्या बात कर रहे हैं यार ये। मगर मैं बुजुर्ग थे तो मैं कुछ बोला नहीं, मैंने चले। मुझे वो सीधे लेके माशाल्लाह वो डोनर थे। उस जमाने सर सैयद यूनिवर्सिटी तो छोटी सी यूनिवर्सिटी थी, ये 99 की बात है, ये 2000 शुरू हुआ होगा, जनवरी वगैरह की बात होगी। तो मुझे ज़ैड निज़ामी साहब थे, अल्लाह मियाँ उनको जन्नत नसीब करे, वो चांसलर थे, सीधे उनके कमरे में ले गए। वो तो मेजर डोनर थे, तो सीधा मैं जैसे उनके बेटा बन के साथ मैं भी अंदर घुस गया, सीधे जाके निज़ामी साहब के, हम नीचे बड़ा सा कमरा था उसमें निज़ामी साहब बैठे थे। उन्होंने कहा भैया ये मेरा है, आपको टीचर्स चाहिए तो इसको हायर करें। निज़ामी साहब ने कहा कि आप यार ज्वाइन करेंगे यूनिवर्सिटी, हमें तो चाहिए टीचर आपके बैकग्राउंड के। मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी करा दिया मेरा, क्योंकि मैंने वहाँ पे इंजीनियरिंग काउंसिल में कराया था ना अपना। तो कह लेंगे आपको हम हायर कर लेंगे फ़ौरन। मैंने कहा सर मैं नौकरी करता नहीं। तो कहने लगे कि नौकरी नहीं करते? तो कहने लगे पैसे बहुत हैं क्या? मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं है, मैं करता नहीं नौकरी। तो कहने लगे तो फिर क्या करें? तो पता नहीं मेरे जहन में कहाँ से आई, और कोई ओरिजिनल थॉट नहीं थी। वजह ये थी कि हम वहाँ सीढ़ियों पे आ गए थे ना बिजनेस एवेन्यू में, तो मैंने सोचा कि यार ये तो यूनिवर्सिटी है, इनके पास ऑडिटोरियम वगैरह होंगे, तो अगर हम यहाँ आके पढ़ लें तो क्लास मिल जाए तो तकलीफ कम हो जाएगी। मतलब जान के तो तकलीफ नहीं करनी ना, मुश्किल हालत को फेस करना है, मगर अगर तकलीफ से बच सकते हैं तो बचना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि यार संडे को मैं क्लास पढ़ाता हूँ, तो आप मुझे जगह दे दें तो मैं यहाँ पढ़ाने लगा। तो कहने लगे कि अच्छा फीस कितनी होगी? मैंने कहा सर नहीं फ्री। क्या आप क्या लेंगे? मैंने कहा फ्री। अच्छा वो समझेगा कि कह तो रहा है कि गरीब आदमी हूँ, मगर होगा, मतलब पाकिस्तान में तो ऐसी बात कोई करता नहीं है, यहाँ तो अपना पसीना भी कोई किसी को ना दे। इस्लाम की बात तो सब साइड वाली बात है, पैसे वाली बात अलग है पाकिस्तानी के लिए।
गरीब लोग हैं ना बेसिकली, तभी तो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान का सबसे अमीर आदमी हूँ। तो हमारे जो अमीर वाले भी हैं ना, वो भी बेचारे बड़े गरीब हैं। तो क्या कहते हैं, खैर, तो उन्होंने निज़ामी साहब ने कहा कि अच्छा यार, बोल्ड आदमी थे, उनकी अल्लाह मियाँ कुछ कमज़ोरियाँ भी थी, मगर उन्होंने अल्लाह मियाँ, मुझे यकीन है कि उनको उनकी कमज़ोरियों को माफ़ किया होगा, क्योंकि उन्होंने अच्छे काम भी बहुत किए। और सर सैयद आज खड़ी हुई है, तो सदका जा रही है, तो अगर नहीं होगी तो अगले 50 साल में तो सारे, मैं तो उनसे ज़्यादा गुनाहगार आदमी हूँ, मगर थोड़ी उनकी भी गलतियाँ थी, वो सब बैकवर्ड हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो उन्होंने निज़ामी साहब ने मुझे कहा कि संडे को हम पढ़ाना शुरू करना है। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। तो मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो अपने, अच्छा, फिर मुझे पाकिस्तानी सोच का आस्ता आस्ता पता लगना शुरू हुआ कि मैं तो था मिशन पे। मैंने अपनी क्लास में जाके कहा, आधे लड़कों ने नकलें शुरू कर दी, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, 4 मास्टर्स, 2 प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। मैं उनसे कह रहा हूँ कि सीढ़ियों से उठ के अब वहाँ चले जाओ, सर वो तो दूर है, फलाना है, ढमकाना है। मैं तो उस टाइप का कि अगर मुझे कोई कहे कि इस वक्त सक्कर में क्लास हो रही है, मैं अभी इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहा हूँ, AI की थोड़ी बहुत पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे अभी आप कहेंगे सक्कर में टीचर बैठा है, मैं उसके जाके वहाँ कदम चूम के उसके बाहर सारा दिन, सुबह 5 बजे पहुँचना होगा, मैं यहाँ रख के 2 बजे यहाँ से निकल के पहुँच जाऊँगा इंशाल्लाह। तो मुझे तो इस किस्म की एटीट्यूड की आदत ही नहीं। मैंने उसको समझाने की भी कोशिश की। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो यार, हमें वहाँ पे मल्टीमीडिया मिला हुआ होगा, सब मिला हुआ होगा, उनके कंप्यूटर्स होंगे, लैब्स होंगी, तो कितना इंप्रूवमेंट हो जाएगी पढ़ाई की। मैं तो आपके लिए कहा, मुझे कि मुन्ना, मैं सर सैयद से क्या ताल्लुक मेरा। खैर वो उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा ठीक है यार, नहीं होना। अब मैंने ये एटीट्यूड सीखा है, जो कि मेरा नेचर नहीं है, कि जिसने काम नहीं करना ना, खुद मार के बाहर करो। ये एटीट्यूड हमें पाकिस्तान में करना पड़ेगा। देखें, मुझसे आप कहना कि मक्खी मारो, मैं मक्खी नहीं मार सकता। मैं आमतौर पे अगर मेरी गाड़ी में मक्खी हो, मैं शीशा नीचे कर देता हूँ कि बाहर चली जाए। जानदार है, क्यों मारे। कोशिश करता हूँ मच्छर भी हो ना, मैं खिड़की खोल के उसको बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। मगर मैं एमीज के बाहर खड़ा था डिफेंस में, एक औरत आई, कह रही है अल्लाह के वास्ते, जवान 35 साल की, अल्लाह के वास्ते पैसे दे रहे हैं, मेरे 6 बच्चे हैं। मैंने किया नहीं, क्योंकि मेरा नेचर नहीं है, मगर मेरा दिल चाह रहा था ना, वो बताता हूँ आपको, कि मैं रख के थप्पड़ चीज करूँ। किसने कहा था 6 बच्चे पैदा करने को? मैंने कहा था, हकीम ने कहा है। अब मुझे रहम करना चाहिए आप पे, किए तो भुगतो ना भाई। अब आपको भीख चाहिए। हमें ये एटीट्यूड, पाकिस्तान ने अगर कुछ बनना है और मुसलमानों ने कुछ बनना है, उसको तो फिर भी माफ़ किया जा सकता है, क्योंकि वो जाहिलत औरत होगी, उसको कुछ पता नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से मुझे इमीडिएटली तो गुस्सा आया, मगर मैं आपको सिर्फ बात समझाने के लिए कह रहा था। यहाँ क्योंकि ये बातें कुछ करते नहीं है ना लोग, यहाँ पे आपको एटीट्यूड करना पड़ेगा। हम जैसे इस वक्त सैलानी में कर रहे हैं, अगर आप पास नहीं होंगे, 2 इम्तिहान फेल हुए, हमें चाहे कितनी भी तकलीफ हो, चाहे मेरा सगा भाई भी हो, निकाल के बाहर, तमीज़ के साथ। मैं तो सख्ती में इसलिए कह रहा हूँ इस वक्त, ताकि बात कन्वे हो। मगर जो नहीं काम करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तमीज़ के साथ। बदतमीज़ी करने की जरूरत नहीं, आप उसको बिठाएं, खाना खिलाएं, उसे कहें यार बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा टाइम गुजरा साहब, अब हम साथ नहीं चल सकते। सख्ती के अंदाज में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कन्वे हो, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ मैं स्टूडेंट से मुखातिब हूँ, तो उनको मैं वो टफ लव वाली बात करना चाह रहा हूँ। क्योंकि मुझे अब ये साबित करने की ज़रूरत नहीं है, मैं 15 साल का जो मैंने कराची में काम किया है, कि मैं बच्चों से मोहब्बत करता हूँ, तो इसलिए मैं सख्त बात भी कर सकता हूँ। जैसे मेरे वालिद अगर मुझे थप्पड़ रसीद करते तो मैं खाता, आप मुझे थप्पड़ मारेंगे तो मैं आपके हाथ पाँव तोड़ दूंगा। मगर वालिद मुझे 10 थप्पड़ भी मारते थे, क्यों? उन्होंने वार्न किया था। आपके भी वालिद आपको थप्पड़ रसीद करेंगे, चुपचाप सुनेंगे, मगर अगर मैं आपको थप्पड़ मारूंगा तो आप मुझे 10 थप्पड़ मारेंगे। तो उन्होंने अर्न किया ना अपनी कुर्बानी से। अच्छा, तो मैं आपको ये कह रहा था कि सर सैयद में
अच्छा आप सर सैयद में निज़ामी साहब, मुझे तो पता नहीं। उन्होंने कहा कब आओगे बेटा? निज़ामी साहब मरून ने, मैंने कहा सर अगले संडे। कितने बजे? मैंने कहा 10 बजे। अच्छा, कहने लगे हम अपने स्टूडेंट भी बुला लें? मैंने कहा बिल्कुल। जब मैं ने रिक्शा पकड़ी संडे को, गाड़ी तो मेरे पास थी नहीं, रिक्शा पकड़ी, मैं संडे को पहुंच गया वहाँ सर सैयद। जाके पहुंचा तो 2-3 मेरे नखरे वाले थे, वो तो आए नहीं थे। जो नखरे वाले नहीं थे वो 5-4 बैठे हुए थे, 6-8 मुझे याद नहीं फिगर। उसमें आपके हमारे जो बाबर यासीन साहब, मेरे और आपके म्यूचुअल अमेरिका के फ्रेंड हैं, उनके भाई भी थे, डॉक्टर आसिफ, और भी थे कुछ। तो 11 बजे 11:30 तक वो क्लास भर के 100 की होगी। अच्छा, वो तो फुल हो गई पूरी, तो उन्होंने मुझे ऑडिटोरियम में शिफ्ट कर दिया। 12 बजे तो ऑडिटोरियम भी फुल हो गया। फिर 12:30 बजे तो यूनिवर्सिटी के 6-7 क्लासें सब भर चुकी थी, क्योंकि जगह बैठने की जगह ही नहीं थी। ऑडिटोरियम भी भर गए थे, क्लासें भी भर गई थी, मतलब मैं गिन नहीं सकता काउंट कितनी थी। तो उस ज़माने में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी भी नहीं थी, ब्लॉक मतलब 500-700 लोग थे। इसी देर में अतर महबूब साहब होते थे, इस वक्त शायद लाहौर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के वाइस चांसलर हैं, जेम ऑफ अ पर्सन, ट्रू पाकिस्तानी और ट्रू टीचर। वो उस वक्त सर सैयद इतनी सीनियर पोजीशन में तो नहीं थे, मगर सर सैयद एक्चुअली वही रन कर रहे थे उसको। अतर महबूब साहब को बुलाया गया होगा, मुझे तो नहीं पता कि भाई ये सीन हो गया यहाँ। तो हुआ ये कि कहीं नोटिस बोर्ड पे कहीं नोटिस लग गया कि ये क्वालिफिकेशन का अमेरिका से कोई बंदा आया है। अच्छा, वो मेरे कोई कमाल नहीं था, वो अमेरिका का कमाल था, और सारे ग्रीन कार्ड के आशिक। अच्छा, ये मुझे बाद में पता लगा भाई था, उस वक्त मेरी काफ़ी को बड़ी, मैं समझा मेरे आशिक आ गए हैं। वो मेरे आशिक कोई नहीं था, वो सारे ग्रीन कार्ड के आशिक थे। और मेरी बहनें नहीं देख रही होती तो मैं बाकी भी तफसील बताता कि किस किस चीज़ के पाकिस्तानी आशिक होते हैं, वो अभी छोड़ें उस बात को। तो खैर, अब मैं जब वहाँ पहुँचा, अच्छा अब वो भरे हुए अतर महबूब साहब आ गए। अब हम ऑडिटोरियम में बैठे हुए, बाकी क्लासों में तो थे, ऑडिटोरियम में खचाखच भरा, और बाकी क्लासों में बैठे हुए थे। मुझे तो नहीं पता, मैं तो उस डाइस से बैठा हुआ अतर महबूब के साथ। अतर महबूब साहब ने कहा भाई इसका क्या करना है यार, अब ऐसे तो क्लास नहीं हो सकती, चाहिए बात कैसे होगी। मैंने कहा सर ये करते हैं ना, मैंने नहीं कहा, किसी और ने कहा कि स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया करते हैं, कि एक जगह क्लास करेंगे, सब जगह स्ट्रीम होगी। वो अच्छा आधे घंटे कोशिश की गई, वो फेल हो गई, नेटवर्क इतने अच्छे नहीं थे कि वीडियो स्ट्रीमिंग हो पाए। वो क्यों फेल हो गई मुझे नहीं पता, मगर असूलन तो होनी नहीं चाहिए थी, मगर हो गई। हम पाकिस्तानी टेक्निकल जो कॉम्पिटेंस है ना, जबकि सर सैयद यूनिवर्सिटी के नेटवर्क्स उस ज़माने में अतर महबूब नेटवर्किंग के उनसे बड़ा जीता कोई था नहीं। कराची में 2 ही फरूख निज़ामी साहब और अतर महबूब से अच्छा नेटवर्किंग में कोई है नहीं। ये सॉफ्टवेयर के बंदे नहीं है, मगर नेटवर्किंग में इनसे अच्छा कोई है नहीं। तो उसके नेटवर्क का ये हाल था। तो बाकी यूनिवर्सिटियों के नाम नहीं लूँगा, जो बेस्ट है उनके तो बिल्कुल ही कद्दर हाल है नेटवर्क का। खैर वो नहीं हो सकी, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार कुछ और करो। कहते हैं यार ये फीस रखनी पड़ेगी, वरना कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा कि यार फीस रखनी पड़ेगी, कितनी रखेंगे आप? कह रहे हैं यार 40,000 रख देते। मैंने कहा सर 40,000 में तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। जब वो समझे कि ज़्यादा होनी चाहिए, तो कहने लगे 60,000 कर देते। मैंने कहा सर मैं ये नहीं समझ रहा। मैंने कहा मैं पाकिस्तान पढ़ाने आया हूँ गरीब बच्चों को, मैं 60,000 की फीस पे नहीं पढ़ा सकता। कह रहे हैं कितनी होनी चाहिए? मैंने कहा सर लोगों को फिल्टर ही करना है ना, 500 रख लेते हैं। कहने लगे यार भाई जलील करा के रख देगा मुझे आप, वहीं सबके सामने, बच्चों के सामने बात हो रही है। मैं कहा जलील करा के रख देंगे, ये सर सैयद यूनिवर्सिटी आप कह रहे हैं 500 की फीस रख दो। कह रहे हैं जो बाकी यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज हैं फिर कौन पढ़ेगा? कहेंगे 500 का रेट है क्या इनका? अब खैर अतर महबूब साहब लिहाज वाले बंदे थे, ओ जी बहस चलती रही। आधे घंटे बाद मतलब नेगोशिएशन, वो नीचे आ रहे, मैं ऊपर जा रहा। आखिर में जहाँ पे मैं अड़ गया बिल्कुल, मैंने कहा एक सेमेस्टर की फीस की बात हो रही थी, मैंने कहा 2,500
इससे ऊपर नहीं जाऊँगा। तो मैंने कहा इस पॉइंट के बाद आई विल वॉक अवे। नेगोशिएशन में तो ऐसे ही होता है कि एक जो अकड़ जाए, फिर अगर दूसरे ने करना है तो वो करेगा। तो कहने लगा सर भाई, मगर कहने लगा सर भाई मसला है क्या ना, कहने लगा जय भाई आपने प्रॉब्लम हल नहीं की ना, 2,500 में तो ये सारे आ जाएंगे दोबारा। हमें तो चाहिए, कितने चाहिए स्टूडेंट? मैंने कहा आपका ऑडिटोरियम कितना है? उन्होंने कहा 225 का। मैंने कहा हमें चाहिए 450 बच्चे, 2 पढ़ाऊंगा मैं। कहने लगे भाई ये तो बाहर तो अभी इस वक्त, और कहने लगा अभी तो उनके जानने वाले जब उनको खबर पहुंचेगी वो भी सारे आ जाएंगे। तो 2,500 तो क्या सब अफोर्ड कर सकते हैं? तो 2,500 में तो फिर 5,000 हो जाएंगे। तो यूनिवर्सिटी के लिए तो भाई टोटल स्टूडेंट ही उस जमाने में 600-700 स्टूडेंट थे, तो ये 5,000 स्टूडेंट को हम कैसे जमा देंगे? बात तो सही है, हम भी गलत नहीं कह रहे हैं, लॉजिकल आदमी थे बड़े अपनी बात को कन्विंस करने के लिए। मैंने कहा एक और तरीका, मगर मैं भी उनका भाई, मैंने कहा एक और तरीका सोचता है ना। वो कहना वो क्या? मैंने कहा हम ये कहते हैं कि जो 1 घंटे में 2,500 फीस जमा कराएगा उसको एडमिशन मिलेगा। कहना यार ये तो मैंने आज तक नहीं सुनी, ये क्या मतलब है? मैंने कहा इसलिए ना तो फिल्टर हो जाएंगे ना, हमारे पास कोई एग्जाम सिस्टम तो था नहीं जब हम एग्जाम लेते हैं। अच्छा खैर, अब 2,500 की फीस रखी गई, 2 घंटे का टाइम दिया गया, और ये कहा कि जैसे ही 400 कितना 225 मल्टीप्लाइड बाई 2, 450 क्रॉस होगा उसके बाद कट ऑफ हो जाएगा। जो 450 लोग पहले फीस जमा करा देंगे 2,500, उनका एडमिशन मिल जाएगा। वो तो आधे घंटे 1 घंटे में 450 बंदे फुल हो गए। हमने 2 क्लासें पढ़ानी शुरू कर दी मैंने संडे के संडे वहाँ पे। और जाहिर बात है उसमें से अपने जो 225 थे, कुछ जो अपने मेरे प्यारे स्टूडेंट थे जो 8-10 थे, वो मेरे साथ डाइस पे ऊपर बैठ गए, वो सीनियर हो गए, वो सीनियर स्टूडेंट हो गए, वो बाकी सारे जूनियर हो गए, क्योंकि वो पढ़ रहे थे पहले 2-3 महीने हो गए थे, या जितने भी महीने हुए थे मुझे याद नहीं रहा एग्जैक्टली। खैर अब क्या हुआ, सेमेस्टर गुजर गया। अब यार निज़ामी साहब नहीं रहे, मगर बोर्ड के और लोग जिंदा होंगे। यहाँ पाकिस्तानी अजीब नस्ल है यार, ओरिजिनल नस्ल है। मैंने 2,500 फीस में से मल्टीप्लाइड बाई 450 कोई पैसे नहीं लिए। अच्छा मैं समझ रहा हूँ कि मेरी कोई रेपुटेशन बन गई है इन लोगों के सामने, मगर पाकिस्तानी क्या चीज़ है मेरी आज तक समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा यार अब क्या करना है? मैंने कहा सर नॉन में ना एक इश्तिहार देना है। कहने लगे अच्छा तो पैसे कौन देगा? 90,000 रुपये का इश्तिहार आता है। गुस्सा तो शदीद तरीन आया मुझे, यार अभी तो भरे हैं पैसे इतने यार, अब आप मुझसे ही पैसे मांगोगे। मगर यार मैं जब समझता हूँ कि मेरा काम है ना तो फिर मैं लड़ाई नहीं करता। नॉर्मल हालत में तो रख के थप्पड़ रसीद करता मैं। अबे पाकिस्तानी वैसे यही हरकत करते हैं, आप फ्री में पढ़ाएंगे ना, वो आपके आन के आपसे पैसे मांगेगा, क्या पैसे भी दे दो? मतलब आप सिर्फ पढ़ा रहे ना, पैसे क्यों नहीं दे रहे? फिर कहेगा खाना क्यों नहीं खिला रहे? फिर कहेगा खाना आपने चिकन क्यों नहीं खिलाया? फिर आप चिकन खिलाएंगे, कहेगा ब्रोस्ट क्यों नहीं खिलाया? फिर कहेगा चाइनीज क्यों नहीं खिलाया? मतलब बढ़ते जाते हैं। जो आपसे प्यार से बात करे उससे बढ़ते जाते हैं, जो आपको थप्पड़ रसीद करे अपने औकात पे रखे उससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। इसलिए शहजादानी ये समझ गए, इसलिए इन सारे हमारे दोस्तों को वो हर वक्त थप्पड़ मारते हैं और ये उनको बड़ा प्यार करते हैं और वोट भी देते हैं। ये आप मेरे गलत करके देख लीजिए, आप सारे रिश्तेदारों को ना आप गालियां बकना शुरू हो जाए, आपकी इज्जत करेंगे, तुम्हें बड़ा आदमी है। यहाँ पुलिस वाला, मैं हमेशा पुलिस के साथ फंसता हूँ, क्योंकि जब पुलिस वाला आता है ना मैं कहता हूँ सर सलाम अलैकुम। तो सर सलाम अलैकुम का मतलब है कि मैं करीब हूँ। वो चढ़ जाएगा सर पे। यहाँ पे क्योंकि हम टीवी पे हैं तो रिकॉर्डिंग पे हैं तो नहीं कह सकता, जैसे ही वो आए ना आप उसको एक गाली दें, वो सलूट मार के खड़ा हो जाएगा। अब सारी बात है, ये सब ट्राई नहीं कीजिएगा अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है ना और उसने अंदाजा किया कि आप बड़े आदमी नहीं हैं तो फिर पिटेंगे आप, तो ये ट्राई मत कीजिएगा। मगर आप शक्ल से अगर बड़े आदमी लगते हैं, मैं इस वक्त क्योंकि सफ़ेद बाल वगैरह हो गए हैं और थोड़ी शक्ल में मेच्योरिटी आ गई, मैं अगर गाली बकूँ ना वो सलूट मार के खड़ा हो जाएगा। अब मैं बदतमीजी करना नहीं चाहता कि मुझे सोचता मैं पाकिस्तान के सिपाही है, तो वो मेरे सर पर चढ़ गए, तो मैंने अब उसका दूसरा तरीका निकाला है। मुझे कोई पुलिस वाला कोई रोके कहीं रोके, मैं उतरता हूँ, मैं गाली नहीं देता, उससे कहता हूँ यार मैंने नया स्टाइल निकाला है, चाबी निकालता हूँ, मैं कहता हूँ गाड़ी की चाबी तू रख ले। अल्टीमेट तड़ी देता मैं उसको। मैंने कहा अगर मेरा थप्पड़ होगा ना तू मेरी गाड़ी घर देने आएगा,
अच्छा, मैं ब्लफ नहीं कर रहा होता हूँ, क्योंकि मुझे इतना गुस्सा है पाकिस्तानियों पे, उनकी हरकतों पे, कि मुझे एक गरीब आदमी हूँ, मैं मेमोरी में कराची का सबसे अमीर आदमी हूँ, पाकिस्तान लेवल का, शायद मुसलमान मुल्कों में सबसे अमीर आदमी हूँ। तो मेरे लिए 17-18 लाख की गाड़ी जब मुझे गुस्सा आया हुआ ना, तो कोई वैल्यू नहीं रखती। मैं अगर रखूँ, मैंने 10 दफ़ा ये कर चुका हूँ, पसीने छूट जाते हैं पुलिस वालों के। उन्होंने कितना बड़ा आदमी है, क्योंकि पाकिस्तान का तो स्टाइल यही है ना। फिर आपको वो बुलाएंगे, मतलब अगर आपने बड़े आदमी से पंगा लिया, अगर मैं दामाद हूँ किसी चीफ मिनिस्टर का या उसका, वो तो यही समझ रहे हैं ना, क्योंकि किसी का दामाद है भाई है, तो वो क्या करेगा फिर, उसको पेटी भी उतरवाएगा, पिटाई भी करवाएगा। जबकि अल्लाह का शुक्र है मेरे हर जगह स्टूडेंट है, तो मैं पिटवा भी सकता हूँ, मगर मैं आपको पता है मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मगर वो तो अब मैं उसको डील कैसे करूँ यार, उसको समझाना तो फजूल है। अच्छा, तो खैर हमने ये, अब मैं नाम नहीं लूँगा, मेरी तो सख्त आग लगी, मगर मैं खुद कुछ बोला नहीं। मैंने जेब से, मैंने 2 मिनट दिमाग में सोचा कि मेरे बैंक में पैसे कितने हैं, क्योंकि मेरे पास एक जगह से तो पैसे आ रहे थे ना, ये अपने एपेट से, तो मेरे पास 90,000 रुपये जमा हो चुके थे। तो मैंने दिमाग में आया, अब उस वक्त अल्लाह मियां ने, अब ये देखें 90,000 का उन्होंने मुझे बिल बनाया कि डॉन का बिल है, अखबार का इश्तिहार का, अब तो बहुत बढ़ चुका है, ये बात कर रहा हूँ मैं 2000 की। तो 90,000 का आता था क्वार्टर पेज का इश्तिहार, शायद पेज 5 पे या किस पे, 5 पे ही होगा शायद। तो मैंने कहा, मैंने चेकबुक निकाली अपनी, मुझे पता, मैंने दिमाग में सिर्फ ये कैलकुलेट कर रहा था, क्योंकि मैं इतना बड़ा अकाउंटेंट तो हूँ, मगर मैं अपना हिसाब इतना अच्छा करता नहीं हूँ। मैं दिमाग में 2 मिनट सोचता था कि है कितने पैसे यार अकाउंट में, तो मैंने सोचा 90 को क्रॉस है कहीं। तो मैंने 90,000 का चेक काटा, मैंने कहा सर ये दे दें इश्तिहार। मगर मैंने कहा फिर एक मसला है, अगर पैसे मैं दे रहा हूँ ना, तो इश्तिहार मैं डिज़ाइन करूँगा। कह रहा हाँ, मैंने, अच्छा मैं कोई डिज़ाइनर तो हूँ नहीं, ग्राफिक डिज़ाइनर, मगर फोटोशॉप पे कुछ थोड़ी सी आती है, थोड़ी सी, बहुत ही थोड़ी सी। मैंने लिखा ऊपर ऑपरेशन बदर, और सर सैयद यूनिवर्सिटी की तरफ से पहला ऑपरेशन बदर का इश्तिहार गया। अच्छा, अब मुझे तो नहीं पता था क्या सूरत हाल है, उसमें सारा मैसेज यही था कि अगर मुसलमानों ने अपनी हालत बदलनी है तो टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा। हम 300 साल से हमारी पिटाई हो रही है, और वाकई पिटाई हो रही है। जिस दिन 16 दिसंबर 1971 को, अगर मैं तारीखों में गलती नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तारीखों में अच्छा नहीं हूँ, ईस्ट पाकिस्तान का फॉल हुआ था। किसी मुस्लिम आर्मी ने, मैं सवाए शायद गली पुली के, मैं भी मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, टर्की की, जब उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश को हराया था, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की फ़ौज को, जब भी तो कमाल था, तो कभी तक छाया हुआ है। पिछले 300 साल में किसी मुसलमान जनरल ने कोई जंग नहीं जीती, हर वक्त शिकस्त हुई है, ये सच है। 65 में भी हम नहीं जीते थे, वो ड्रॉ थी, वो भी नहीं जीते थे मगर ड्रॉ थी। और वो भी ड्रॉ इसलिए थी कि हमारे पीछे अमेरिका के, हमारे पास सेबर जेट्स थे जो अमेरिका के बने हुए थे। हम तो सुई भी नहीं बना सकते, अगर अमेरिका पार्ट बंद कर देता है तो हमारे जहाज भी नहीं उड़ सकते। हम पार्ट को जोड़ने का, उसको फिट करने में बड़े समझते हैं कि बड़े कामयाब हो गए हम। और हमारे सारे, मैं फौजी का बेटा हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं सबसे बड़ा फौजी हूँ पाकिस्तान का, क्योंकि मैं तो पैदा ही हूँ कैंटोनमेंट में। मगर सच है तो सच है ना भाई, मेरे कहने या ना कहने से थोड़ी होगा, दूसरे तो पहले ही कह रहे हैं, तो अच्छा खुद करेंगे तो करेक्ट करेंगे तो ठीक हो जाएगी ना सूरत हाल। अच्छा खैर, 99 2000 था, मुझे डेट्स नहीं, क्या कहते हैं, देखें ये मैं अक्टूबर में लैंड किया ना, मैं 25 अक्टूबर को लैंड किया 99, तो ये उसके बाद की बात है, 4-5 महीने की। तो Y2K की जो तैयारी हुई थी वो नहीं, उसमें कोई हाथ नहीं था, Y2K से कोई ताल्लुक नहीं था इसका। हम तो जावा पढ़ा रहे थे और प्रोग्रामिंग सिखा रहे थे, वेब डेवलपमेंट। अच्छा, तो फिर क्या हुआ कि अल्लाह भला करे,
इश्तिहार चला गया। फिर मैं अपने रिक्शा में बैठा और मंडे को सुबह इश्तिहार गया, संडे को सर सैयद की तरफ गामजन हुआ। जब मैं बैतुल मुकर्रम से ज़रा सा आगे गया सर सैयद से लेफ़्ट काटने के लिए, तो देखा एक लंबी सी लाइन लगी हुई है। अच्छा, मैं तो रास्ते भर ये सोचता आया था कि या अल्लाह 100-200 को भेज देना, इज़्ज़त बचा ले, क्योंकि मैं अकड़ के तो हमेशा से बात करता हूँ। 100-200 तो आ जाए ना यार डॉन के, मतलब क्योंकि मैंने चेक तो ऐसा काटा था जैसे मैं यहाँ कराची का सबसे बड़ा सेठ हूँ, तो कुछ इज्जत भी रख ले। मैंने कहा सारे हंसेंगे, सर सैयद के प्रोफेसर भी कि भाई अमेरिका से बड़ी बड़ी बातें, खैर अल्लाह का शुक्र है बड़ी बात तो नहीं करता, मगर फिर भी स्टाइल से, तो क्योंकि मैं घास तो नहीं, नौकरी नहीं मांगता, घास नहीं मांगता, तो थोड़ा सा एरोगेंस तो लगती है दूसरों को, जबकि किसी के पास भी एरोगेंट होने का कोई वजह होनी नहीं चाहिए। अच्छा खैर, वहाँ पहुँचा तो मैंने पूछा यार ये, मैं जब सरसी में पढ़ा तो सारा गेट ब्लॉक लड़के चारों तरफ, मैं कहा क्या है यार, मैं मासूम मिल जाता हूँ, सवाल पूछूं क्या हो रहा है यार। उन्होंने कहा यार स्टूडेंट था, कहना सर अमेरिका से कोई आया है टीचर, सॉफ्टवेयर डेवलपर बहुत बड़ा। मैं कहा अच्छा सर क्लास हो रही है यहाँ, ऑपरेशन बदर कुछ शुरू किया है किसी ने। अच्छा यार, हाँ एक और मैं बात करूँगा, मैंने उनको मना किया, मैंने जो उनको प्रपोज किया था उसमें मैंने अपनी तस्वीर नहीं डाली, क्योंकि मैं समझता हूँ इंस्टीट्यूशन बनने चाहिए, इंडिविजुअल पे नहीं होने चाहिए। मगर उन्होंने, जो भी उस वक्त मैनेजमेंट थी, उन्होंने तस्वीर डाल दी, क्योंकि उस वक्त वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे सर सैयद के नाम पे, जो कि मुझे उससे बड़ा फ़ायदा हुआ इन द लॉन्ग रन, क्योंकि मेरा ब्रांड बन गया। असूलन तो मेरी होनी भी चाहिए थी, क्योंकि पैसे तो मैं ही दे रहा था, मगर ये कि मैं उसके साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल, मैं उसके साइकोलॉजिकल तो नहीं, फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से मैं ख़िलाफ़ हूँ इंडिविजुअल्स को ग्लैमराइज करने के लिए, क्योंकि फिर वो मर जाते हैं, इंसान, मैं भी मर जाऊँगा, आप भी मर जाएंगे, तो वो फिर इंस्टीट्यूशन नहीं चलते। मगर मजबूरी थी, उन्होंने इसरार करते रहे, मैंने मना कर दिया, फिर भी उन्होंने डाल दी। खैर उससे क्या हुआ कि मेरा ब्रांड बन गया। 3,500 लोगों ने अप्लाई किया, ब्लैक होनी शुरू हो गई फॉर्मों की। इस जी कोर्स तो 2,500 का, वही जो फीस जो हमने तय की थी, तो लिटरली 100 रुपये का फॉर्म था, वो ब्लैक होना शुरू हो गया, लोगों ने जाली छापने शुरू कर दिए। अच्छा, हमने क्लोज कर दिया, 3,500 क्लोज कर दिया, वो तो 1 घंटे में 2 घंटे में बाद क्लोज कर दिया सब, क्योंकि वो हम हैंडल ही नहीं कर सकते थे। फिर हमने इमरजेंसी में सॉफ्टवेयर लिखा टेस्टिंग का, उन 2,500 को हमने सेलेक्ट करके 600 लड़के सेलेक्ट किया उसमें से, 2,500 में से। MCQ का टेस्ट, वो भी एक लंबी कहानी है कि वो टेस्ट शुरू में वो सर्वर ही हमारे नहीं चलते थे, तो जलील हुए, लोग कहें आगे अमेरिका से पढ़ाएंगे, सारे सर्वर तो चलते नहीं हैं। जलील होने में इंसान जब कोई काम करता है, बताने का मकसद ये है, जब कोई आप काम फ्रंट फुट पे आके करते हैं ना, तो जलील होते, वो मसले होते ही हैं। खैर अब क्या हुआ कि सर सैयद से मेरा कोई एक्सक्लूसिविटी का तकरीबन नहीं, मैंने उनसे बात ही नहीं की कोई। फिर इकरा यूनिवर्सिटी से लेके सारी यूनिवर्सिटियाँ आ गई मेरे पास, और मैंने सब जगह पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, अब फिर तो मैं ट्रेनर बन गया, मैं टीचर्स को पढ़ाता था, वो पढ़ाते थे आगे। मेरे एक जावेद साहब दोस्त हैं बहुत अच्छे, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप खुद ना पढ़ाया करें, टीचर्स के अलावा नहीं पढ़ाया करें, क्योंकि आप अपने टीचर्स को अंडरमाइन करते हैं फिर, क्योंकि फिर वो उससे नहीं पढ़ेंगे, तो ये मार्केटिंग के असूल के खिलाफ है। आप सिर्फ टीचरों को पढ़ाया करें, क्योंकि अगर आप खुद पढ़ाएंगे, जबकि मैं तो सोल्जर हूँ, मैं चाहता हूँ ऑन द लाइन ऑफ मैं खुद पढ़ाऊँ, मगर स्ट्रेटजिकली फिर वो दूसरे टीचरों की वैल्यू कम होती है अगर मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। तो मैं सिर्फ नए कोर्सेज पढ़ाता हूँ या टीचरों को ट्रेन करने के लिए पढ़ाता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं कोई बड़ा आदमी हो गया हूँ, इसलिए कि वरना दूसरे टीचर्स के लिए वैल्यू नहीं रहती वो। अच्छा खैर, तो सारी यूनिवर्सिटी हमारे मेरा स्केड्यूल क्या होता था इसी तरह। फिर मैं, मगर हाँ, मैंने कहाँ पढ़ाना खुद शुरू किया, क्वेटा, LCW लाहौर, UET लाहौर। तो मेरा स्केड्यूल होता था कि संडेज़ को मैं कराची में थोड़ा होता था, फिर मैं चलाता था मंडे को लाहौर में पढ़ाता था। टोटली फ्री क्लासेस होती थी मेरी UET में भी, LCW में भी, और मैं क्वेटा में। तो मगर मैं फिज़िकल टोल बहुत था, क्योंकि क्वेटा में मैं जहाज़ में जाता नहीं था खर्चा रिड्यूस करने के लिए। तो मैं पहले बस में जाता था यहाँ से क्वेटा,
आपको अंदाज़ा नहीं क्या मज़ा आता था। आप ये समझें वो मिल्क शेकर के अंदर ना आपको बैठा के 12 घंटे वहाँ पढ़ाता था मैं, फिर मैं वापस आता था कराची, फिर यहाँ मैं ट्रेन में बैठता था। उस ज़माने में वो 24 घंटे वाली ट्रेन या 26 आवर वाली ट्रेन शुरू हो चुकी थी कि जो यहाँ से 10 बजे चले तो सुबह 12 बजे पहुँचा दे, फिर मैं या 11 बजे पहुँचा दे, जब सही याद नहीं रहा। 11 बजे मैं लाहौर पहुँचता था, फिर पहले वो भी आपको सुनाऊँ तो थोड़ा सा गंदा सा वाक़या है मगर फ़नी है। अब मसला क्या होता था, मैं शलवार कमीज बैठ के ट्रेन में जाके बैठ जाता था कि सुना तो है ना भाई, मैं कैसे पढ़ाऊँगा। अब मैं जब लाहौर स्टेशन पर उतरता था तो मैं उस वक्त शलवार कमीज पहना होता था और मैंने तो एक्शन ये देना होता था कि मैं अमेरिका का टीचर हूँ भाई, वरना पढ़ेंगे कहाँ बच्चे। अब मुझे सूट पहनना, अब कहाँ सूट पहनूँ। तो मैं जाता था, पहले दिन वाला मेरा क्या तजुर्बा हुआ। ये पाकिस्तान की सूरत हाल है और ये हमारी सूरत हाल है। मैं लाहौर के स्टेशन पे वेटिंग रूम में गया तो देखा कि इतना इतना पानी खड़ा है। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा ये क्या है? कह रहे जी वो गटर खराब हो गया, ये तो पेशाब है। अच्छा जी। अब मैंने कहा मैं कपड़े कहाँ बदलूँ भाई? कह रहे सर ऐसे ही है भाई। अच्छा। मैंने यूँ हाथ डाल के वहाँ बेंच रखी हुई थी, बेंच को खींच के दरवाजे की तरफ लाया क्योंकि वो मुडेर सी बनी हुई थी, बेंच पे चढ़ गया। फिर मैंने दीवार से यूँ करके धक्का मार के बेंच दूर की, दरवाज़ा बंद किया और खुशबू आपको जो आ रही होगी आप सोच सकते हैं। वहाँ मैंने कपड़े उतार के सलवार कमीज सूट पहना, जूते वूते ऊपर खड़े खड़े बेंच के ऊपर पहुँच के फिर खींच के बेंच वापस लाया, दरवाज़ा खुला, उतर के सूट पहन के माशाल्लाह अमेरिका का इटालियन सूट अभी भी मेरे पास है, अभी मैं वही पहनता हूँ। इटालियन सूट था, वो पहन के फिर LCW UT वगैरह में। मगर एक अच्छी खबर मिली या बहुत बुरी। कराची के स्टूडेंट तो पॉलिटिकल रीजन की वजह से तबाह कर दिए गए, मगर पंजाब के स्टूडेंट, मैं समझता था उस वक्त UT, क्योंकि हम समझते थे कि UT जो है ना वो NED से भी आगे है। हमारा परसेप्शन ये था कराची में। अल्लाह का शुक्र, मैं बुरे सेंस में नहीं कह रहा हूँ, मजाक उड़ाने के सेंस में कह रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र वहाँ भी बड़े ही नालायक है हमारे जैसे। तो कराची वालों को ज़्यादा गमज़दा नहीं होना चाहिए। नालायकी जो है पूरे पाकिस्तान में बड़ी वाफिर इक़दार में पाई जाती है। वहाँ पे 300 के मैंने स्टूडेंट पढ़ाए, LCW में पढ़ाए। पूरी एफर्ट का नतीजा क्या निकला, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि एक लड़की का नाम है और फिर उसकी शादी भी हो गई थी और उसके बड़े मसाइल हुए। 6 महीने गया हूँ मैं लाहौर और ये कोयटा। कोयटा में एक स्टूडेंट निकला, फिर यहाँ पे मेरे एक आरिफ फुजानी थे, बड़े अच्छे टीचर, वो भी जाने लगे कोयटा, तो मेरे पे लोड कम हो गया। पंजाब जाने की एक्सरसाइज से बाकी मुझे नहीं पता कि कितना फ़ायदा हुआ नहीं हुआ। एक लड़की, नाम उसका वरना मैं लेता क्योंकि मेरी बड़ी प्यारी मेरी बेटी है, मगर मैं इसलिए नहीं ले रहा कि अब उसकी शादी हो गई। और मैं आपको जो आगे बताना चाह रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ इतने एफर्ट का नतीजे कि आप सोचेंगे कि खालिद बिन वलीद को तो कभी शिकस्त नहीं हुई, मेरी ज़िंदगी शिकस्त से भरी हुई है। इतनी मेहनत के बाद, इतनी जान लगाने के बाद एक लड़की को आया कुछ, और वो LCW में एज अ लेक्चरर फॉरेन हायर हो गई। थोड़े दिनों बाद वो मुझसे फ़ोन करके मुझसे पूछती रहती थी, बड़ा मेरी इज़्ज़त भी करती थी, प्यार भी करती थी, मैं भी उससे बहुत प्यार करता था, मेरी प्यारी सी बेटी थी मैं। और इतनी तेज़ थी अल्लाह के वो, ये लड़कियों के लिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने जब पहले दिन LCW में क्लास पढ़ानी शुरू की तो उसने कहा सर मैं थोड़ी सी शायरी भी करती हूँ, तो आप जब जावा का कोड लिखेंगे ना तो आप एक लाइन खींच दें, मैं शेर लिखूँगी राइट पे। अच्छा, मैंने सोचा कि यार ये बकवास कर रही है, मतलब क्या मतलब, मैं प्रोग्राम लिखूँगा ये शेर लिखेगी। अच्छा, मगर मैं जरा बच्चों को चांस देना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैंने लाइन खींच दी बीच में, और वाकई इतनी टैलेंटेड फिल बदी। मैं जावा का कोड लिख रहा हूँ, वो फिल बदी चौक लेके राइट साइड पे शेर लिख रही है, जो कि मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी उर्दू कमज़ोर है। मैं मतलब शायरी कमज़ोर है, एक्चुअली उर्दू कमज़ोर नहीं है, मैं बड़ा आदमी नहीं बनना उर्दू कमज़ोर कह गए। शायरी भी कमज़ोर है, उर्दू भी कमज़ोर है, इंग्लिश भी कमज़ोर है। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रही थी, मगर मुझे ये पता लग रहा था कि बहुत कुछ काबिलियत की बात कर रही है, ये पता था। इतनी काबिल लड़की, उसका हासिल क्या हुआ, 6 लेक्चरर बन गई,
तो मैं बड़ा खुश, फ़ख्र भी, चलो कोई बात नहीं, इतनी जान लगी, एक आदमी तो बन गया ना। 6-8 महीने गुजरे होंगे, फ़ोन आया, सर मैं दुबई से बात कर रही हूँ, मेरी शादी हो गई। अच्छा, मैं मुबारक हूँ, मैं तो बहुत खुश हुआ। मैंने कहा अच्छा हुआ शादी हो गई, मैं सर दुबई आ गई हूँ। मैंने कहा सही है, बहुत अच्छा। मैंने कहा पढ़ना वढ़ना नहीं छोड़ना है बच्चा, थोड़ी अभी यहाँ भी यूनिवर्सिटी पकड़ लो कोई, तुम तो लेक्चरर टाइप की आदमी हो, तुम्हारा मियाँ भी खुश होगा। कहते हैं हाँ सर, वो बस वो मसला एक है। मैंने कहा क्या? सर वो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस और ना अमेरिकन इंटेलिजेंस मेरे पीछे पड़ गई है। मैंने कहा बेटा आप थोड़े, जब मैं 2 मिनट बात की मैं तो जानता था उसको, मैं समझ गया कि नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है इसका। हमारे माँ बाप अपनी बच्चियों के साथ सबसे बड़े लड़कियों के दुश्मन, पता नहीं किस गधे ने इन लोगों को कह दिया है, माँ बाप को, कि शादी नहीं होगी तो मर जाएगा। किसी भी उल्लू के पट्टे से बगैर देखे शादी कर देते हैं। इतनी काबिल बच्ची, मैं आपको बताया ना, मैंने आज तक हजारों 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ या इंटरेक्ट कर चुका हूँ। ऐसी काबिल लड़की मुझे, लड़की या लड़का या कोई किसी भी जानवर कोई नहीं मिला मुझे आज तक, मगर 3 महीने में उसका ये हाल हुआ। मैं तो समझ गया फौरन के इस पटरी से उतर गई है। मैंने कहा बेटा देखो आओ ना, तुम ये करो। अब मैं ये तो कह नहीं सकता यार, तुम्हें पता है पाकिस्तान में आपको मेंटल मरीजों मर्ज का कोई मतलब, मैं आप किसी को कह दें कि यार इलाज कराओ तो बुरा मान जाएगा। अमेरिका में तो आप कहते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाओ तो कोई बुरा नहीं मानेगा। यहाँ आप किसी को कह दें कि यार साइकोलॉजिस्ट को पास जाओ तो वो तो समझेगा गाली दे रहे हैं आप उसको। खैर मैंने उसको काफ़ी समझाया कि बेटा रिलैक्स करो, थोड़े दिन अपने घर चले जाओ बहाने से ना कुछ, ताकि ये निकले तो ये मुझे पता है तेज तो है, ये रिकवर कर जाएगी फौरन। तो ये सूरत है, उसके बाद से फ़ोन नहीं आया, जाने क्या हुआ। और मैं इंटरवीन भी नहीं कर सकता था कि आपको पता है शादी का मामला है, अगर मैं कोई भी इंटरवीन करूंगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस एक्सट्रीमली बैड भी हो सकते, और उसके रिजल्ट्स क्या क्या होंगे मुझे नहीं पता। अच्छा खैर, तो ये लड़कियों के लिए आई फील्ड आइडियल है, मगर मसला क्या है कि घर में सपोर्ट ही नहीं है। अम्माएं सारे बच्चे पलवाती हैं, 6-6 बच्चे पैदा कर लिए, फिर संभालने का दम नहीं है, फिर अपनी बड़ी बेटियों से सारे घर के काम, लड़के तो शहजादे, कोई काम करना नहीं है, नालायक पैदा किए, वो नालायक ही मर जाएंगे। जो काम करने वाला है उसको लगाया हुआ है खाने बनाने पे, और जब वो थोड़ा सा और रिकवर करे तो उसकी शादी कर दो किसी उल्लू के पट्टे से। कोई अच्छे भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मगर वो वहां जाके भी, क्योंकि कल्चर ही यही है ना, वो बेचारा शरीफ आदमी भी हो, क्योंकि शरीफ लड़के भी हैं, अच्छे भी लड़के हैं। वो जो पाकिस्तान में कितने भी अच्छी खातून हो, जैसे ही वो सास के फॉर्म में आती हैं वो डायन बन जाती हैं। वो ऐसा सिस्टम है ना कि लड़कियां तो इस वक्त, मैं भी कराची यूनिवर्सिटी में गया था प्रेजेंटेशन देने, मैंने उनको यही कहा, यहाँ पे जैसे कराची यूनिवर्सिटी है, मुझे नहीं उसकी क्वांटिटी पता, 30-40 हज़ार लड़कियाँ हैं, कुछ भी नहीं है। माँ बाप ने, मिडिल क्लास माँ बाप ने जो पैसा नहीं खर्च करना चाहते, 40 हज़ार लड़कियों को पार्क कर दिया वहाँ, जब तक शादी ना हो। यह हो रहा है। KU का मतलब ये है, मैं इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में गया, 40 की स्ट्रेंथ थी क्लास में, 41 की, सॉरी 40 लड़कियां थी, एक बंदा था। मैंने पूछा यार ये बंदा एक क्यों है, मतलब मैं ये नहीं कहा कि, मैंने कहा ये एक भी, मैं ये नहीं पूछा कि, मैंने पूछा ये एक भी क्यों है, तो वो मेरा सही सवाल था, क्योंकि उन्होंने कहा ये सर क्लास में नहीं है, ये जमात का रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये पॉलिटिकल वजह से क्लास में बैठा हुआ है, क्योंकि ये CR है, वो भी था नहीं क्लास में, पढ़ता था या नहीं था मुझे नहीं पता, मगर वो पॉलिटिकल रीजन की वजह से वहां क्लास में बैठा हुआ था।